मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। सीएम उद्धव ठाकरे ने 31 मई तक महाराष्ट्र में कोविड-19 लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को लॉकडाउन का विस्तार करने का फैसला 31 मई को किया था, जो पहले लागू किए गए दिशा निर्देशों के साथ था। उसी के लिए एक आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव अजोय मेहता ने बताया कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन का विस्तार करने का फैसला किया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने और इसे विस्तारित करने के अधिकार का उपयोग करने का अधिकार दिया है। सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और काम में तेजी लाने के लिए उपाय किए हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। आदेश में आगे कहा है कि लॉकडाउन आदेश को सख्ती से लागू किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के मुख्य सचिव अजोय मेहता ने टालने का आदेश जारी किया है। 30 सितंबर 2020 तक आवश्यक सामानों की सूची के हिस्से के रूप में छाता, रेनकोट और प्लास्टिक की चादर शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों और वायरस से होने वाली मौतों की संख्या में सबसे अधिक है। मामलों और मौतों की संख्या क्रमशः 30,706 और 1,135 है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र, जिसमें ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल, पुणे शामिल है, और नासिक कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों का उपकेंद्र है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में एलओसी के किनारे के इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सेना ने रविवार को जम्मू और कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी के किनारे आग लगा दी। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा, सुबह 8:40 बजे के आसपास देगवार सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई की गई। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गोलीबारी में भारत की ओर से किसी की हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू की और बाद में सुबह 9:30 बजे मोर्टार दागे। प्रवक्ता ने क्रॉस जोड़ते हुए कहा, अंतिम रिपोर्ट आने पर दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी। एलओसी के पास पाकिस्तानी गोलीबारी एक सप्ताह से अधिक समय तक चली थी। पाकिस्तान ने 9 मई को देगवार सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और पूंछ के किनारे कस्बा और शाहपुर सेक्टरों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इससे 2 दिन पहले रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% तक बढ़ाई गई। भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को खोलने की दिशा में एक बड़े कदम में सरकार ने शनिवार को विदेशी कंपनियों को स्वचालित मार्ग के माध्यम से भारतीय रक्षा कंपनियों में बहुमत हिस्सेदारी की अनुमति दी। यह भी घोषणा की कि सरकार के स्वामित्व वाले अध्यादेश फैक्टर बोर्ड को कॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने उपायों की घोषणा करते हुए कहा, स्वचालित मार्ग में रक्षा एफडीआई कैप को 49% से बढ़ाकर 74% किया जा रहा है। 49% की एफडीआई कैप से नीचे है। सीतारामन ने जोर देकर कहा कि ओएफबी के निगमीकरण का मतलब यह नहीं था कि उनका निजीकरण किया जाएगा। उनके प्रदर्शन को सुधारने और लागत में कटौती और ओवरहेड्स के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए कदम उठाया गया है। इस कदम से भविष्य में ओएफबी कारखानों को बाजारों में सूचीबद्ध किया जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर वाहक के सीएमडी पवन हंस आरके त्यागी ने सरकार के कदमों की सराहना की, लेकिन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को पहलुओं पर चेतावनी दी। चौबीस घंटों में लगभग 5,000 नए मामलों में भारत का रिकॉर्ड उछलकर 90,927 हो गया। संघ के अनुसार कोविड-19 के कारण मृत्यु की संख्या बढ़कर 2,872 हो गई और कुल सकारात्मक मामलों की संख्या रविवार को 90,927 तक पहुंच गई, जिसमें 120 दोषियों की संख्या और 24 घंटों में 4,987 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सक्रिय कोविड-19 के मामलों की संख्या 53,940 थी, जबकि 34,108 लोग ठीक हो चुके हैं और एक मरीज पलायन कर चुका है। मंत्रालय ने कहा कि लगभग 37.51% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। कुल पुष्टि किए गए मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। शनिवार सुबह 8 बजे तक हुई 120 मौतों में से 67 महाराष्ट्र में, 19 गुजरात में, 9 उत्तर प्रदेश, 7 पश्चिम बंगाल में, 6 दिल्ली में, 4 मध्य प्रदेश में, 3 तमिल में, हरियाणा में 2 और आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में 1-1, कुल 2,872 विपत्तियों में महाराष्ट्र 1,135 मृतकों के साथ सबसे ऊपर है। गुजरात 625 के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश 243 पर, पश्चिम बंगाल 232 पर,
दिल्ली 80 129 पर, राजस्थान 126, उत्तर प्रदेश में 104, तमिलनाडु 74 और आंध्र प्रदेश में 49। मृत्यु का आंकड़ा कर्नाटक में 36, 34 तेलंगाना और पंजाब में 32 तक पहुंच गया। हरियाणा में इस बीमारी के कारण 13 लोगों की मौत की सूचना है। जम्मू कश्मीर 12 मौतें हुई हैं, जबकि बिहार ने 7 और केरल ने 4 मौतें दर्ज की गई हैं। मध्य प्रदेश में श्रमजीवी ट्रेन से इलाहाबाद जा रहे व्यक्ति की मौत। बांद्रा मुंबई से प्रयागराज इलाहाबाद जाने वाले एक 55 वर्षीय व्यक्ति की शनिवार को मध्य प्रदेश में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार होकर मृत्यु हो गई। जावेद अहमद सिद्दीकी के रूप में जाने पर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पत्नी बेटी के साथ मूल इलाहाबाद लौट रहा था और बांद्रा वाराणसी श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 2 भतीजे। जब ट्रेन एमपी के होशंगाबाद जिले के इटारसी के पास पहुंची तो सिद्दीकी अपने सीट से गिर गए और बेहोश हो गए। बाद में ट्रेन में ही उनकी मौत हो गई। ट्रेन को कुछ घंटों बाद रोक दिया गया। जबलपुर रेलवे स्टेशन और सिद्दीकी के शरीर और परिवार को बाधित किया गया था। डॉक्टरों की विशेष कोविड-19 टीम को बुलाया गया और शव को शव परीक्षण और कोविड-19 नमूना लेने के लिए ले जाया गया था। पत्नी, बेटी और दोनों भतीजों सहित उनके परिवार को कोविड-19 देखभाल केंद्र में अलग कर दिया गया था। जबलपुर जीआरपी प्रभारी मनजीत सिंह ने कहा। लॉकडाउन 4.0, होटल के हरे और नारंगी जोन में आराम। होटल और रेस्तरां के खिलाड़ियों ने सरकार से लॉकडाउन 4.0 के दौरान इस क्षेत्र के लिए छूट देने का आग्रह किया। कम से कम हरे और नारंगी क्षेत्रों में जो उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने में मदद करेंगे। शीर्ष आतिथ्य संघ ने प्रस्तावित किया कि होटल और रेस्तरां ग्रीन जोन को 100% और ऑरेंज जोन में 50% कैपेसिटी पर काम करने की अनुमति दी गई है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI ने एक बयान में कहा, आज भी वायरस के प्रसार से देश बना हुआ है प्राथमिकता, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आतिथ्य और पर्यटन उद्योग 4.3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। वे अपने अस्तित्व के लिए फिर से तैयार हैं। प्रत्येक लॉकडाउन एक्सटेंशन हमारे लिए लोगों को काम पर रखने और बनाए रखने के लिए मुश्किल बना रहा है। चूँकि सरकार कई उद्योगों के लिए अर्थव्यवस्था के पहियों को चालू रखने के लिए परिचालन में ढील दे रही है, हम उम्मीद करते हैं कि यह हमारे उद्योग को भी कुछ छूट भी दे। FHRAI के उपाध्यक्ष गुरबख्श सिंह कोहली ने कहा। कोविड-19, बंगाल में मरने वालों की संख्या 160 तक पहुंचती है। ममता सरकार को श्रमिक ट्रेनों का खर्च वहन करना पड़ता है। राज्य के गृह सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के कोविड-19 में 7 लोगों की मौत हो गई है, जो सीधे तौर पर बीमारी की वजह से हुई। मौतों की कुल संख्या 160 है। उन्होंने 2576 मामलों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय 1452 सक्रिय मामले हैं। 7 मौतों में शहर और पड़ोसी हावड़ा से 3 और दक्षिण 24 परगना जिले के एक राज्य के बुलेटिन से सूचित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने बाद में कहा, यह भी विस्तृत है कि महानगर के 65 लोगों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। हावड़ा से 17, उत्तर 24 परगना के 15 और हुगली और मालदा जिले के 10 और 6 लोगों ने इस बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 7,745 नमूनों का परीक्षण किया गया और इस तरह के परीक्षणों की कुल संख्या 77,288 है। उन्होंने कहा कि राज्य में सकारात्मकता का दर 3.33% है, राष्ट्रीय आंकड़ों से बेहतर है। शुक्रवार शाम तक 63 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि वे बीमारी से उबरने के बाद ऐसे लोगों की कुल संख्या को 892 तक ले गए थे। कुमार विद्या के कारण 72 और मौतें हुई थी, जहां कोरोना वायरस आकस्मिक था, उन्होंने कहा। बॉलीवुड अभिनेता, फिल्म निर्माता फिल्मों के डिजिटल रिलीज का समर्थन करते हैं। बॉलीवुड अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के एक मेजबान ने अपनी फिल्मों को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए गुलाबो सीताबो और शकुंतला देवी के निर्माताओं के फैसले का समर्थन किया। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 2 फिल्मों को रिलीज करने के कदम की थिएटर द्वारा आलोचना की गई है। चैन, आइनॉक्स और PVR, जिन्होंने कहा कि इस तरह का कदम सिनेमाघरों में सबसे पहले फिल्मों की परंपरा के खिलाफ जाता है। फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने कहा कि यह निर्माता पर निर्भर करता है कि वह अपनी फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर या सिनेमाघरों में रिलीज करना चाहता है और प्रदर्शकों को इससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए।
निर्माता और निर्देशक अपनी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। एक चाहता है कि निवेश और को संरक्षित किया जाए, दूसरा चाहता है कि उसकी फिल्म को अधिकतम समय तक अधिकतम लोगों द्वारा अनुभव किया जाए। प्रदर्शकों को धमकी क्यों दी जानी चाहिए? आप कुछ जीतते हैं, आप कुछ खो देते हैं, मेहता ने कहा। अतिरिक्त धन का आवंटन भाजपा को मनरेगा के बारे में दावा उजागर करता है कांग्रेस। केंद्र के मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए अतिरिक्त धनराशि मंजूर करने के साथ यूपी कांग्रेस ने रविवार को कहा कि भाजपा ने योजना के बारे में अपने दावे के बारे में खुलासा किया है, जिसे एक बार पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबी के जीवित स्मारक के रूप में करार दिया गया था। भ्रष्टाचार का एक प्रतीक, फिर इसे अब क्यों लागू किया जा रहा है और अतिरिक्त धन आवंटित किया गया है? यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक कुमार ने संसद में 2015 में योजना के बारे में एक पीएम के बयान का जिक्र करते हुए पूछा, कौन झूठ बोल रहा था और कौन देश को गुमराह कर रहा था? यह कांग्रेस द्वारा परिकल्पित योजनाएं हैं जिन पर आज देश कार्य कर रहा है। कुमार ने कहा, यह दावा करते हुए कि कांग्रेस हमेशा राष्ट्र निर्माण में योगदान देती रही है, भाजपा प्रभावी ढंग से उजागर हुई है। उन्होंने कहा, वंदे भारत मिशन। शिकागो से 168 यात्रियों के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट हैदराबाद पहुंचती है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की प्रत्यावर्तन उड़ान AI-126 शिकागो यूएसए से 168 यात्रियों को लेकर रविवार को हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। यह उड़ान आज सुबह 4:45 बजे उड़ी और यह दिल्ली से हैदराबाद होते हुए हैदराबाद पहुंची। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य यात्री टर्मिनल के पूरी तरह से साफ सुथरे अंतर्राष्ट्रीय आगमन के बाद 16 मई को एयर इंडिया प्रत्यावर्तन उड़ान AI-1839 को न्यूयॉर्क से 121 यात्रियों को लेकर हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया और 7 मई से चरणबद्ध प्रत्यावर्तन शुरू हुआ। वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण विदेश में फंसे नागरिकों के लिए महाराष्ट्र में कोरोना संकट से निपटने के लिए 80 वर्षीय शरद पवार ने उठाए कदम। महाराष्ट्र विकास परिषद के मुख्य वास्तुकार NCP अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में कोविड-19 संकट से निपटने और कई स्थितियों की बारीकी से निगरानी करने और मराठा मजदूरों की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की, जहां उन्होंने स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की। पवार ने राष्ट्रीय खेल परिसर वर्ली और BKC बांद्रा का भी दौरा किया, जब मुंबई में हजारों संदिग्ध कोरोना वायरस रोगियों के लिए संगरोध केंद्र में बदल दिया गया है। बड़ी बयान में परीक्षण का संचालन करें और निवेशित लोगों और उनके संपर्कों को अलग करें। पवार साहब 80 साल की उम्र में मैदान पर आ रहे हैं। यह खुद सभी के लिए एक बड़ा संदेश है। उनकी उपस्थिति प्रशासन से लेकर आम आदमी तक सभी के बीच विश्वास जगाएगी। सामाजिक दूर के मानदंडों का पालन करके अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने का समय आ गया है। हम लोगों को उनके घरों में हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते। स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था भी मुख्य पहिया है, संजय तटकरे NCP के प्रवक्ता ने कहा। राजस्थान में 70 और कोविड-19 मामले टैली 5030 तक पहुंचते हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राजस्थान में 2 मौतें और 70 से अधिक कोविड-19 मामले सामने आए हैं। रविवार को राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 5030 हो गई है। राज्य में अब तक इस बीमारी के कारण 128 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग को सूचित करते हुए राज्य में कोरोना वायरस के 1911 सक्रिय मामले हैं। राजस्थान में कोविड-19 के 70 और 2 मौतें दर्ज की गई हैं, जिसमें कुल मामलों की संख्या 5030 है और मरने वालों की संख्या 128 है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के 1911 सक्रिय मामले हैं। मालदीव से 588 भारतीय निकासी के बीच 6 उम्मीद की मां नौसैनिक जहाज से कोच्चि पहुंचती हैं। अधिकारियों ने कहा कि वंदे भारत प्रत्यावर्तन मिशन के दूसरे चरण में रविवार को एक नौसेना जहाज पर सवार होकर कोविड-19 महामारी के कारण मालदीव में फंसे 580 से अधिक भारतीय नागरिक। अधिकारियों ने कहा, भारतीय नौसेना के जहाज ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत जलाशय आधिकारिक सूत्रों ने कहा, मालदीव से 588 निकासी कोचिन पोर्ट पर रविवार सुबह 11:30 बजे आए। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने द्वीप पर पहुंचने वाले भारतीय प्रवासियों के तीसरे समूह की एक तस्वीर ट्वीट की। पोर्ट में 568 प्रत्याशी थे। अधिकारियों ने कहा कि केरल, तमिलनाडु के 15 और तेलंगाना के 3 और लक्षद्वीप के 2 व्यक्ति हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 क्षेत्रों में सुधारों का खुलासा किया। केंद्र ने शनिवार को उन सुधारों की घोषणा की जिनमें रक्षा उद्योगों, कोयला, विमानन, बिजली वितरण, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सहित 8 प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को उत्प्रेरित करने का वादा किया गया था। शुरुआत के लिए सरकार सभी क्षेत्रों में फास्ट ट्रैक क्लियरेंस के लिए सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह स्थापित करेगी। प्रत्येक मंत्रालय में एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल निवेश योग्य परियोजनाओं की सूची तैयार करेगा, निवेशकों के साथ समन्वय करेगा, भारतीय और विदेशी दोनों और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के साथ संपर्क और निवेशकों को लाने के लिए निवेशकों को अपने व्यवसाय का पता लगाने में मदद करने के लिए सरकार अपने निवेश आकर्षण पर राज्यों और रैंक राज्यों के साथ औद्योगिक समूहों में बुनियादी ढांचे को उन्नयन में निवेश करेगी। महामारी के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किए गए उपायों की चौथी किश्त के हिस्से के रूप में सुधारों की घोषणा करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आज घोषित किए जा रहे संचारात्मक सुधार उन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे जो विकास के नए क्षितिज को प्रभावित कर रहे हैं या निवेश, उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।